ओम धन्वंतरे नमः। आरोग्य भारत की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल सेहत से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी सी बात पर है। शीर्षक है नवंबर महीने का आयुर्वेद। ओके। और इसमें एक ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है जो सच में कान खड़े कर देता है, यमदष्टा। यमदष्टा। हाँ, यानी यमराज का जबड़ा। सोर्स का कहना है कि साल का ये समय, मतलब नवंबर का महीना, आयुर्वेद की नजर में प्राणियों के लिए यमदष्टा जैसा हो सकता है। बाप रे। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर इस दौर को इतना खतरनाक क्यों माना गया है और इससे बचने के लिए सोर्स क्या बहुत ही सरल प्रैक्टिकल उपाय बताता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये यमदष्टा शब्द वाकई ध्यान खींचने वाला है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका सीधा संबंध है ऋतु संधि से। ऋतु संधि मतलब दो मौसमों का मिलन। हाँ बिल्कुल। नवंबर में क्या होता है, शरद ऋतु खत्म हो रही होती है और हेमंत ऋतु यानी जो हल्की सर्दियां हैं वो शुरू होती हैं। ओके। ये जो बदलाव का हफ्ता 10 दिन का समय होता है ना, हमारा शरीर उसके साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा संघर्ष करता है। अच्छा। महर्षि सारंगधर ने अपनी सारंगधर संहिता में इसी संक्रमण काल को स्वास्थ्य के लिए सबसे नाजुक बताया है। सोर्स में एक श्लोक का जिक्र भी है, कार्तिकस्य दानी अष्टो ग्रहणश्च यमदष्टा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि कार्तिक महीने के आखिरी 8 दिन और अगले महीने यानी अग्रहायण के शुरुआती 8 दिन, मतलब कुल 16 दिन। हाँ, ये जो 15-16 दिन का समय है, ये प्राणियों पशु पक्षियों और इंसानों सब के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक और यहाँ तक कि मृत्युदायक भी बन सकता है। इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये असल में शरीर के एडजस्टमेंट पीरियड से जुड़ी एक तरह की साइंटिफिक वार्निंग है। बिल्कुल। तो अगर ये समय इतना ही नाजुक है तो हमारी तैयारी का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सोर्स को देखकर ऐसा लगता है कि सारी कहानी हमारी पाचन शक्ति, हमारी अग्नि के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या यही इसका केंद्र है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोर्स में जो 5 नियम बताए गए हैं वो असल में 5 अलग अलग सलाह नहीं है। अच्छा। वो एक ही मकसद को पूरा करने के 5 तरीके हैं और मकसद है अपने पाचन अग्नि को सर्दियों के लिए तैयार करना और उसे बचा कर रखना। देखिए, सर्दियों में शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और वो ऊर्जा भोजन पचाने वाली अग्नि से ही मिलती है। नवंबर का महीना उस अग्नि को धीरे धीरे सुलगाने का समय है, उस पर पानी डालने का नहीं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आमतौर पर तो सर्दियों की शुरुआत में भूख ज्यादा लगती है। हाँ, लगती है। शरीर ज्यादा खाने की मांग करता है और सोर्स कह रहा है कि कम खाओ। ये तो उल्टा लग रहा है। गर्मी को अंदर समेट लेता है ताकि कोर टेम्परेचर बना रहे। एग्जैक्टली। इससे हमारी जठराग्नि यानी पाचन की आग बाहर त्वचा की तरफ नहीं जाती बल्कि अंदर ही केंद्रित होने लगती है। वो धीरे धीरे प्रबल होती है। अच्छा। सोर्स में ईंट पकाने वाली भट्टी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसे भट्टी अंदर ही अंदर धधकती है, वैसे ही हमारी पाचन अग्नि भी। लेकिन हाँ, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, इसमें समय लगता है। अगर हम इस नाजुक समय में एकदम से पेट ठूसकर खा लेंगे तो जो भट्टी धीरे धीरे सुलग रही थी उस पर अचानक से बोझ पड़ जाएगा, वो अपनी पूरी ताकत तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी पाचन अग्नि को धीरे धीरे ट्रेनिंग देने जैसा है। उस पर एकदम से वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं डालना है। बिल्कुल सही। तो पहला नियम हुआ अर्ध पेट भोजन करना, मतलब पेट में हमेशा थोड़ी जगह बाकी रखो। बिल्कुल। आयुर्वेद में हमेशा ही थोड़ा पेट खाली रखकर खाने को कहा गया है, लेकिन इस ऋतु संधि में इसका कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया है। अपनी भूख का बस 70-80% ही खाए, शरीर को एडजस्ट होने का मौका दें। ठीक है, तो मात्रा कम करनी है। लेकिन मैं सोचता था अगर मैं आधा पेट ही खाई पर वो आधा पेट मिठाई और पकौड़ों से भरा हो, तब क्या बात वही रहेगी? क्या खाने की क्वालिटी पर भी सोर्स कुछ कहता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और यही दूसरे नियम का आधार है। ओके। दूसरा नियम है भारी भोजन का त्याग। अगर किसी ने आधा पेट ही खाया लेकिन वो भोजन भारी है, जैसे श्रीखंड, बासुंदी, आलू की तली हुई चीजें, समोसे, हाँ समोसे या मैदे से बनी चीजें, तो भी कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? ये चीजें पचाने में बहुत समय और ऊर्जा लेती हैं। ये हमारी पाचन अग्नि पर गीली लकड़ी की तरह काम करती हैं। धुआं ज्यादा, आग कम। इससे भी अग्नि को मजबूत होने का सही माहौल नहीं मिल पाता। इसीलिए सारंगधर जी ने कहा है, अल्पाहार्स जीवति। इसका मतलब
यानी जो हल्का और कम खाता है वही स्वस्थ और लंबा जीवन जीता है। तो इस समय में मात्रा और भोजन का प्रकार दोनों पर ध्यान देना है। यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सोर्स सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या नहीं खाना है, बल्कि ये भी बताता है कि जो खाना है उसे कैसे तैयार करना है। ये अनाज भूनने वाली बात क्या है, मुझे बहुत अनोखा लगा। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत है और सोर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी। अच्छा। तीसरा नियम है धान्यों यानी अनाज को भून कर खाना। गेहूं, बाजरा, ज्वार, मूंग जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से पचने में थोड़े भारी होते हैं क्योंकि उनमें एक तरह की नमी और चिपचिपापन होता है। ओके। सोर्स बताता है कि जब हम इन्हें धीमी आंच पर भून या सेक लेते हैं तो उनकी नमी निकल जाती है और वे पचने में हल्के यानी लघु हो जाते हैं। तो ये एक तरह की कुकिंग टेक्निक है जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। मतलब भोजन पर एक तरह का प्री डाइजेशन प्रोसेस कर देना। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। पर ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए कितना प्रैक्टिकल है? सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले पानी उबालना, फिर अनाज भूनना। क्या सोर्सेस पे कोई आसान रास्ता सुझाता है या ये एक नियम है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, आयुर्वेद हमेशा प्रैक्टिकल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोटी बनाने से पहले आप आटा भूनें। तो फिर आप हफ्ते भर का आटा एक साथ धीमी आंच पर हल्का सा सेक कर रख सकते हैं। या अगर दलिया खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल चावल को पकाने से पहले सूखी कढ़ाई में बस 2-4 मिनट भून लें। अच्छा, इससे भी काम हो जाएगा? बिल्कुल, इससे स्वाद भी बढ़ता है और गुण भी। ये भोजन पर किया गया एक संस्कार है जो उसे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद बना देता है। और सोर्स में नए अनाज को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है कि नए अनाज से डायबिटीज हो सकती है। हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हम तो हमेशा फ्रेश और ताजी चीजों को अच्छा मानते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार जब फसल नई आती है तो नव अन्न में नमी और भारीपन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। सोर्स का तर्क ये है कि ये नया नमी वाला अनाज पचने में बहुत भारी होता है। जब ऋतु संधि में हमारी पाचन अग्नि पहले से ही कमजोर हो और हम उस पर ये भारीपन डाल दें तो शरीर में अधपचा भोजन एक तरह का क्लेद यानी चिपचिपापन पैदा करता है। क्लेद? हाँ, और यही क्लेद आगे चलकर शरीर के चैनल्स को ब्लॉक करता है और प्रमेह यानी मेटाबॉलिक विकारों जैसे डायबिटीज की जड़ बनता है। ओह, तो ऐसा नहीं है कि नए अनाज में चीनी होती है, बल्कि वो सिस्टम को इस तरह से गड़बड़ कर देता है कि शरीर की शुगर को मैनेज करने की क्षमता बिगड़ जाती है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल अलग तरह से सोचना हुआ। इसीलिए सोर्स में श्लोक का जिक्र है, नवान्न पानम प्रमेह हेतु, जिसका अर्थ है कि नया अन्न प्रमेह का एक कारण बन सकता है। और इसका उपाय? उपाय वही है, भुनना। भुनने से उसकी नमी और भारीपन खत्म हो जाता है और वो नुकसानदायक नहीं रहता। कमाल है। ये हल्का करने का सिद्धांत सिर्फ अनाज पर ही नहीं, पानी पर भी लागू होता है। अब ये बात मेरे जैसे इंसान को, जिसके घर में आरओ लगा है, बिल्कुल समझ नहीं आती। हम तो मानते हैं कि आरओ का पानी सबसे शुद्ध है, तो क्या उसे भी उबालना जरूरी है? हाँ, और यही इस सोर्स की सबसे गहरी जानकारी में से एक है। चौथा नियम है, पानी उबाल कर पीना। लेकिन क्यों? सोर्स के मुताबिक आपकी मशीनें पानी को साफ और कीटाणु मुक्त तो कर सकती हैं, हाँ, पर उसे लघु यानी पचने में हल्का नहीं बना सकती। अच्छा। पानी को पचने में हल्का बनाने का काम केवल अग्नि संयोग यानी उसे उबालने से ही होता है। कच्चा पानी, चाहे वो कितना भी शुद्ध हो, अपनी प्रकृति में भारी होता है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। हम पानी की शुद्धता पर तो ध्यान देते हैं, पर उसके भारीपन या हल्केपन पर कभी नहीं सोचते। मतलब मेरा आरओ से निकला पानी मिनरल वाइज भले ही शुद्ध हो, पर शरीर के लिए वो एक तरह का बोझ है। बिल्कुल। सोचिए, जब हमारी पाचन अग्नि वैसे ही मजबूत होने की प्रक्रिया में है, तब अगर हम उस पर भारी पानी का बोझ डालेंगे तो उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। वहीं हल्का उबला हुआ पानी पीने से उसे और बल मिलता है। वो पानी खुद पचने के बजाय पाचन में मदद करता है। वाह! इसीलिए आयुर्वेद का सूत्र है, जिसका जिक्र सोर्स में भी है, अग्नि रक्षति रक्षितः। अग्नि रक्षति रक्षता मतलब? यानी जो अपनी अग्नि की रक्षा करता है, अग्नि उसकी रक्षा करती है। हमें अपनी पाचन अग्नि का दोस्त बनना है, दुश्मन नहीं। और उबला हुआ पानी पीना उसके दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा है। वाह, ये लाइन तो याद रखने वाली है।
तो हमने अपनी अंदरूनी भट्टी यानी अग्नि को तैयार करने के 4 तरीके समझ लिए। कम खाओ, हल्का खाओ, भून कर खाओ और उबाल कर पियो। बिल्कुल। पर घर की भट्टी तो ठीक कर ली, अब घर यानी शरीर का क्या? क्या बाहरी तौर पे भी कोई तैयारी करनी है? हाँ, और यहीं पर 5वां और अंतिम नियम आता है जो शरीर की बाहरी तैयारी से जुड़ा है। क्या है वो? नियम है मसाज, यानी मालिश और व्यायाम की शुरुआत करना। सोर्स बताता है कि बारिश और शरद ऋतु में नमी और दूसरे कारणों से कई लोग व्यायाम और मालिश छोड़ देते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन अब नवंबर में जब हवा में ठंडक और खुश्की बढ़ने लगती है तो त्वचा रूखी यानी रुक्ष होने लगती है। ऐसे में तेल मालिश बहुत जरूरी हो जाती है। मतलब त्वचा को फटने या ड्राई होने से बचाने के लिए, जो कि हम सब करती हैं मॉइस्चराइजर लगाकर। हाँ, एक तो वो कारण है, लेकिन तेल मालिश सिर्फ त्वचा की ऊपरी परत पर काम नहीं करती। यह त्वचा के रूखेपन को तो दूर करती ही है, साथ ही यह मांसपेशियों को जकड़न से भी बचाती है। ठंड में अक्सर शरीर में अकड़न आ जाती है, मालिश उसे लचीला रखती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। ओके। और इसके साथ ही अब व्यायाम शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है। व्यायाम क्यों? क्या सिर्फ मालिश काफी नहीं है? नहीं, व्यायाम का उद्देश्य अलग है। सोर्स के अनुसार अभी से हल्का व्यायाम शुरू करने से शरीर में लचीलापन आता है और सबसे जरूरी पसीना निकलता है। पसीना निकलना? हाँ, पसीना निकलना शरीर की शुद्धि के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। ये एक तरह से आने वाली कड़ाके की सर्दियों के लिए शरीर को तैयार करने जैसा है, जब हम अक्सर आलस में रजाई में पड़े रहते हैं। अच्छा, मतलब बॉडी को पहले से ही एक्टिव मोड में ले आना। बिल्कुल। धीरे धीरे व्यायाम की आदत डालकर हम आगे की ऋतु में उसे और बढ़ा सकते हैं। तो यह बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से शरीर को मजबूत करने की एक पूरी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर नवंबर का ये यमदष्टा काल उतना डरावना नहीं है अगर हम उसे समझदारी से हैंडल करें। सही बात है। यह 5 नियमों की एक लिस्ट नहीं बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसका एक ही लक्ष्य है, अपनी पाचन अग्नि को इतना मजबूत कर लेना कि वो आने वाली पूरी सर्दी हमारा साथ दे सके। ये हमारे शरीर के इंजन की सर्विसिंग करने जैसा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये 5 नियम उस यमादष्टा काल को सुरक्षित रूप से पार करने और जीवम शरद शतम, जीवम शरतम, यानी हम 100 शरद ऋतुओं तक जिएं, इस आशीर्वाद को सच करने का एक व्यवहारिक रास्ता है। ये सिर्फ बीमार ना पड़ना नहीं है, बल्कि पूरी ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ जीना है। जब हमारी अग्नि मजबूत होती है तो हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ मजबूत होता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। सोर्स एक बहुत छोटे कुछ हफ्तों के संक्रमण काल पर इतना जोर देता है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य की नींव बड़े बड़े संकल्पों या बीमारी के बाद के परहेज पर टिकी है, या फिर जीवन के इन छोटे छोटे बदलाव वाले दौर में बढ़ती गई सावधानियों पर, जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते।